हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों अभी हमने सर आइजैक न्यूटन की एक तो कॉप्सल थ्योरी डिस्कस की है और साथ ही हमने डिस्कस किया है वेव नेचर ऑफ लाइट यानी हाइगेंस की थ्योरी के लिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, मैक्सवेल के द्वारा प्रपोज की गई थी। जब माइकलसन मोरेले के एक्सपेरिमेंट ने वेव थ्योरी को फेल कर दिया था, उसके बाद मैक्सवेल आए थे और मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति। अब जिस तरीके से सर आइजैक न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी कॉर्पस्कल्स को लेकर के, कणिकाओं को लेकर के, हाइगेंस ने अपनी थ्योरी दी थी वेव नेचर ऑफ लाइट को लेकर के, उसी तरीके से यहां पर एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। कौन है? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी किसको लेकर के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट को लेकर के। यानी इन्होंने ये बताया कि प्रकाश जिस तरीके से कण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है ना, और तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करता है, उसी तरीके से विद्युत चुंबकीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। क्योंकि सबसे पहला जो लाइट के बारे में असम्पशन आया था वो यही था कि लाइट कहां से आ रही है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे पास, सनलाइट है। और सनलाइट कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तो मैक्सवेल ने उसी असम्पशन को फॉलो करते हुए अपनी एक थ्योरी प्रपोज करी जो किसको एक्सप्लेन करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती है। मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी हमें 1873 में। 1873 में थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो पॉइंट था, इन्होंने ये बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels with a high speed, कितनी स्पीड होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितनी स्पीड के साथ चलती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। अभी तो इन्होंने बेसिक असम्पशन को फॉलो करा। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने अपनी थ्योरी में बेसिक असम्पशन दिया जो हम पहले से पढ़ते चले आए हैं। इनकी थ्योरी का जो मेन पॉइंट था, दूसरा जो इन्होंने पॉइंट बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को फॉलो करते हुए इन्होंने बताया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर्स। इसको हम क्या लिख देंगे? इट कंसिस्ट ऑफ, चलो इसको नेक्स्ट पॉइंट हम बना देते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ या लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटर्स। इन्होंने ये कहा कि जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को शो कर रही है वो किस वजह से कर रही है? क्योंकि इसके अंदर दो तरीके के फील्ड है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मेंशन किया जाता है? कैपिटल ई, उसके ऊपर ये वेक्टर लगाया जाता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर लगाया जाता है क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बुक्स के अंदर अगर कहीं देखने के लिए मिला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ई लिखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बी लिखा हुआ। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटर का क्या मतलब हुआ कि एक वेव जो होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किस तरीके से चलती है। मान लीजिए मेरे पास कौन कौन से एक्सिस है? 3 एक्सिस है मेरे पास। एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, एक जेड एक्सिस हो गया। एक वेव जो कि कैसी है? इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर की मैं बात कर रहा हूं, वो चल रहा है इस तरीके से। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर चलते जा रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटर है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटर इस तरीके से काम कर रहा है। फिर हमने क्या किया? एक लाइट को इसके अंदर से पास कराया, एक लाइट वेव आई और लाइट वेव इसके अंदर से मोशन करती हुई देखी। तो अभी समझो इस चीज को क्या होने वाला है। ये एक्स एक्सिस है,
ये y एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि हमेशा कार्टेशियन प्लेन कैसे होते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री पर ओवरलैप करता है। तो एक वेव तो कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे जा रही है, इस तरीके से मोशन करती जा रही है, एक वेव कुछ ऐसे आएगी, जो कैसे जाएगी, इसके पीछे से जाएगी, ऐसे ऐसे करते हुए। कैसे कैसे मोशन हो रहा है, एक तो ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, दूसरा वाला कैसे मोशन कर रहा है, इस तरीके से आगे पीछे मोशन कर रहा है। तो वो दोनों इस एक्सिस पर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस पर जा रही है घूमती हुई, और दूसरी कैसे जा रही है, पीछे वाले एक्सिस पर, यानी कि ऐसे लेटरल एक्सिस पर जा रही है घूमती हुई। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर, एक दूसरे से किस पर होंगी, 90 डिग्री पर। तो ऊपर वाली हमने ये बना दी, ये 90 डिग्री पर मेंशन हो रखी है, और जो नीचे वाली कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये मैंने इसको टेढ़ा क्यों बनाया इस तरीके से, क्योंकि ये कैसी है, 90 डिग्री पर दिखाई गई है, 90 डिग्री पर ये ट्रेवल कर रही है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसी में मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, यानी कि लाइट वेव को पास कराया। तो लाइट वेव जो होगी वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि इन दोनों के बीच में से जाएगी। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थे, लेकिन लाइट वेव कहां से निकलेगी, इन दोनों के बीच में से निकलेगी, जो कि इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है। इन दोनों से क्या बना रही है, सर्टेनली 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि लाइट के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती है, क्योंकि ये कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर को और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटर को। ये ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर है, और ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटर है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एक दूसरे के लंबवत है। लाइट जब मैं पास कर रहा हूं तो कहां से जाएगी, इन दोनों के भी कहां जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, इन दोनों से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए पास होगी। तो ये जो पॉइंट्स थे ये किसने दिए हमें, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में दिए। चौथा पॉइंट जो इसने बताया, तीसरे पॉइंट में तो ये कंसिस्ट हो गया कि हाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन देगी। इसी को इन्होंने लिख दिया कि लाइट वेव always passes perpendicular to the electric field oscillator and magnetic field oscillator। Which are also perpendicular to each other, जो अपने आप में भी कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं या 90 डिग्री एंगल बनाते होते हैं। ये अजम्पशंस दिए किसने, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में। अगला पॉइंट देखते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट नंबर 5 इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये कैसे होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। छठा इन्होंने बताया था कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम या एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन करने के लिए इन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। 7 पॉइंट जो इन्होंने बताया, देखो ये सारी कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनको क्या बता दिया उन्होंने, मैकेनिकल वेव बना दिया। मैकेनिकल वेव के साथ साथ इन्होंने क्या बता दिया कि इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए, किसी भी मीडियम में आसानी से चल सकती हैं। पर्टिकुलर कोई भी मीडियम ऐसा नहीं होगा जिसके लिए हमें जरूरत हो ही हो कि मुझे क्या बनानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास आउट करना है। कैसे, आप देखोगे एयर के अंदर भी क्या होती है, लाइट पास होती है, वाटर के अंदर भी लाइट पास होती है, ग्लास के अंदर भी लाइट पास होती है, किसी लिक्विड के अंदर भी लाइट पास होती है ना, किसी सॉलिड के अंदर भी लाइट पास हो जाएगी। लेकिन वो सॉलिड कैसा होना चाहिए, पार्शियली सॉलिड होना चाहिए। कंप्लीट सॉलिड अगर हम लेकर के चलेंगे तो उसके अंदर से लाइट पास आउट नहीं होगी, स्प्लिट आउट हो जाएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या बोला गया कि इनको किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मीडियम के अंदर इनको ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये मीडियम चाहिए ही चाहिए चलने के लिए। जो अगला 7 पॉइंट इन्होंने बनाया वो ये बनाया क्योंक't हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे मैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। क्या होते हैं, देयर आर मैनी रेडिएशंस, लेकिन
अब देखो रेडिएशन तो बहुत सारे तरीके के हैं, लेकिन लाइट हमें एक पर्टिकुलर किसी रीजन में दिखाई देती है ना। रीजन का क्या मतलब है, स्टेप्स होते हैं। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझोगे कि अगर मान लीजिए मैं इस कमरे में बैठा हूँ, एक कमरे में जस्ट बराबर में, एक कमरे में उससे भी जस्ट बराबर में, तो मुझे बच्चे कौन से कमरे में दिखाई देंगे, जिसमें बैठे होंगे। तो एक पर्टिकुलर रीजन में ही हमें क्या दिखाई देगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर मेनी रेडिएशंस बट light wave seems only some particular radiation regions 8 पॉइंट मैंने बताया, the range of radiation called, देखो जिस रेडिएशन की रेंज में हमें लाइट दिखाई दे रही है उसको क्या बोला इन्होंने, कॉल्ड विजिबल रीजन। क्या नाम दिया, विजिबल रीजन। ठीक है, क्या हुआ, रेंज ऑफ रेडिएशन कॉल्ड विजिबल रीजन। जिस पर्टिकुलर रीजन में हमें दिखाई देगी उसी को क्या बोला गया, विजिबल रीजन, यानी कि दृश्य क्षेत्र। क्या बोला गया इसको, दृश्य क्षेत्र। हिंदी में अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा, दृश्य क्षेत्र। यानी जो हम जहां पे हम बैठे हैं वो एक क्या है, विजिबल रीजन है। पॉइंट नंबर 9 इन्होंने बताया कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनको एक फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू मेजर किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, these radiations measures by using some physical quantities like wavelength and frequency। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को यूज करके मैं किसका पता लगा सकता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पता लगा सकता हूं कि वो कौन सा रेडिएशन है। ठीक है, रेडिएशन बहुत सारे तरीके के हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतनी बात याद रखनी है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मुझे किसी रेडिएशन का अगर पता लगाना हो तो मैं उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा, फिजिकल क्वांटिटी चेक करूंगा, क्या, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पर हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन से रेडिएशन की वैल्यू है या कौन सा रेडिएशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट डाल देते हैं। पॉइंट नंबर 10, जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पता लगा सकते हैं। तो जितनी भी बहुत सारी वेवलेंथ होंगी या बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूं किसका, वेवलेंथ का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ से हमें क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है, पर्टिकुलर एक ग्राफ मिलता है। उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है। और वो स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने जो हमें बताया कि स्पेक्ट्रम is given as follows या given as below। क्या है स्पेक्ट्रम, को देख लेते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है यूवी रेज। क्या आता है, यूवी रेज। उसके बाद एक ऑर्डर हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, विब्ग्योर। क्या पढ़ रहे हैं, विब्ग्योर में से बस आई को क्या कर दो, हाइड कर दो, बाकी सबके नाम यहाँ लिख दो, सारे रीजन है स्पेक्ट्रम के। तो वी का क्या मतलब होता था यहाँ पे, वायलेट। बी का, आई का मतलब होता था इंडिगो, लेकिन मैंने बोला इसको छोड़ देंगे। अगला क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्लू। अगला क्या जाएगा, ग्रीन। फिर अगला येलो, फिर अगला ऑरेंज, और फिर अगला रेड। और रेड के बाद एक और एक्स्ट्रा हमें याद रखना है, जैसे हमने यहाँ पे पहले याद रखना यूवी रेज, उसी तरीके से इसके लास्ट में हमें याद रखना IR। IR का मतलब होता है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, क्या होता है, इंफ्रारेड रेज या इंफ्रारेड रीजन बोलना, इंफ्रारेड रीजन। तो इस तरीके से क्या मिल जाता है, मुझे एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है जिसमें अलग अलग तरीके की वेवलेंथ का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है,
जो कि किसने हमें सबसे पहले दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। अगर इनकी वेवलेंथ के डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग 11th-12th क्लास में जाकर के याद रखेंगे। जो वेवलेंथ का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक जहां पे याद रख सकते हो, याद रखने के लिए इस रीजन को कहां से कितने एंगस्ट्रॉम में रीजन मिलेगा, क्या कि यहां ये होता है 5000 4000 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 4500 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 5000 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 5500 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 6000 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 6500 एंगस्ट्रॉम और ये होता है 7000 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, वेवलेंथ है। ये जो एंगस्ट्रॉम में लिखी हुई ये सब क्या है, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा मतलब वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, हम इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इस तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ को हम मेजर करेंगे कि कौन से रीजन में वो बिलोंग कर रही है, उसके बेसिस पर हमें क्या मिल जाएगा, रेडिएशन का टाइप मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम से। अब बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स क्या थे इसकी, मैक्सवेल की ड्रॉबैक्स क्या थे इनकी थ्योरी में भी। देखो जब भी कोई थ्योरी बनती है, जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी एक थ्योरी को प्रपोज करता है तो उसमें कहीं ना कोई कमी जरूर रह जाती है। तो उस कमी में जो सबसे पहली चीज जो एक छोटी सी देखने के लिए मिली कि इसने सारे टाइप के क्या किए, लाइट फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ड्रॉबैक क्या बन गया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट और एक और था जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट, ये 3 इफेक्ट थे जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी ऑफ मैक्सवेल क्या नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और मैक्सवेल को भी क्या होना पड़ा, यहाँ पे निराश होना पड़ा। तो इस तरीके से अभी हमने देखा 3 थ्योरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट हमारी थी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट को लेकर के, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, साथ ही साथ प्लैंक्स थ्योरी कह सकते हैं, क्योंकि इसको देने वाले मैक्स प्लैंक थे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सवेल के साथ साथ प्लैंक्स थ्योरी की, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा किसके बारे में, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और